हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं क्लास 12th का अकाउंट्स, जिसमें पहला टॉपिक जो हम उठा रहे हैं वो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सिंपल टॉपिक है और सीबीएसई में इसका वेटेज अप्रोक्स 10 मार्क्स का गेन करता है, जिसमें एक 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन, 3 नंबर का एक शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में 1 नंबर का क्वेश्चन ये कैरी होता है। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे हम सारे कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाएंगे। स्टार्टिंग करते हैं, आखिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते किसको है, इसका फाइनल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर किया जाता है और इसी में देखते हैं और क्या क्या बात है। बात करें ऑर्गेनाइजेशन का, तो ऑर्गेनाइजेशन 2 टाइप्स के होते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 2 टाइप्स का होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जिसका मोटिव प्रॉफिट्स कमाना होता है, या फिर वो एस्टैब्लिश ही हुआ है प्रॉफिट्स कमाने के लिए, अर्न टू प्रॉफिट्स। तो ठीक इसका उल्टा आपको समझ में आ गया हो कि यानी दूसरा ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स। तो सर फिर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन आखिर करता क्या है? वेरी सिंपल, यानी हर ऑर्गेनाइजेशन का 2 पहलू हमारे समझ में आया है। एक ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जो एस्टैब्लिश हुआ है प्रॉफिट्स कमाने के लिए, यानी वो सेल करेगा, परचेस करेगा, एक्सपेंस करेगा, इनकम होगा, यानी वो प्रॉफिट्स कमाने के लिए बैठा हुआ है। और दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स, यानी ये प्रॉफिट्स कमाने के लिए नहीं बना है। तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशन आखिर करता क्या है? ओनली टू सर्व टू सोसाइटी, यानी ये सोसाइटी में अपना सर्विस देना चाहते हैं। ओनली टू सर्व टू सोसाइटी। तो सर ये सोसाइटी में क्या करेंगे ये लोग? आखिर ये ऑर्गेनाइजेशन आखिर करती क्या है? ये समाज में शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, कल्चरल, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि समाज में खेल का बढ़ावा हो, शिक्षा का बढ़ावा हो, स्वास्थ्य संबंधी, कल्चरल, क्लब होती है, वो अपने मेंबर्स को क्या कहती है, फ्री ऑफ सर्विस देती है ताकि वो उसका फ़ायदा उठा पाए। यानी समाज में ये सब भी कुछ सेक्टर्स होते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज होती है जो ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व रहती है। यानी यहाँ से डिफिनीशन आपका क्या निकल के आया? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर दोज एंटिटीज विच मोटिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स, यानी उनका मेन मोटिव प्रॉफिट्स कमाने का है ही नहीं, वो सोसाइटी में सर्विस देना चाहती है। और सर्विस आपके समझ में आ गया है कि वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, संस्कृति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मतलब खेलकूद के क्षेत्र में आप ऐसा बोल सकते हैं। यानी यहाँ से समझ में आया कि ऑर्गेनाइजेशन आपका 2 टाइप हो गया है। आप जो 11th में सीख के हैं अकाउंट्स, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, जैसे कि आपका ये होता है जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट्स, ये आप सीख के आए हैं 11th क्लास में। ये एक सेट होता था बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये सब बनाती थी। और यहाँ आप फाइनल अकाउंट्स में लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट्स बनाए भी होंगे, जहाँ से पता चलता था प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट से 2 चीज़ पता चलता था। यानी बात करें प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसके फाइनल अकाउंट्स में आप क्या बनाते थे? पहला बनाते थे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, जिससे पता चलता था बिजनेस का परफॉर्मेंस, कि वो इस पार्टिकुलर ईयर में, इस करेंट ईयर में, जो भी जिस ईयर के लिए आप बना रहे हो, उस पार्टिकुलर में उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा था, वो प्रॉफिट में था, लॉस में था। दूसरा चीज़ बैलेंस शीट्स। बैलेंस शीट से पता चलता है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, यानी बिजनेस का आज के डेट में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वो आज तक जमा किया है। यानी बैलेंस शीट्स में आप इधर एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी जो भी लिखते हैं, इससे पता चलता है बिजनेस का स्ट्रेंथ कि बिजनेस के पास आज के डेट में क्या उसका एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी है। तो सर फिर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में तो ये सब मेंटेन होता है, समझ में आता है क्या? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी ये सब चीज़ मेंटेन होता है क्या? होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वे में यहाँ सीखने वाले हैं। यानी फाइनल अकाउंट्स इनको भी बनाना है, ये बच नहीं सकते हैं ये बोले कि हम समाज में शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं तो हमको ज़रूरत नहीं है। नहीं, इनके पास भी पैसा आता है, ये भी खर्च करते हैं, तो इनको एक रिकॉर्ड रखना ही चाहिए कि पार्टिकुलर पैसा सही जगह खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सर्विस में लगा भी है कि नहीं लगा हुआ है, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ वो खर्च कर रहे हैं, इनका भी इनको रखना पड़ता है, क्योंकि लॉस सबके लिए बना हुआ है। यानी इनको भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन रखना पड़ता है। तो बुक्स ऑफ इनका यानी एनपीओ के बाद, यानी एनपीओ में हम सीखने क्या वाले हैं? 2 एस्पेक्ट्स।
एक तो क्या किसको बोलते हैं एनपीओ, ये हम लोग को समझ में आ गया कि किसको बोला जाता है एनपीओ। तो सर हम यहाँ क्या एनपीओ बनाने बैठे नहीं, हम अकाउंट्स के अंदर ये सीखने वाले हैं कि एनपीओ का बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे मेंटेन किया जाता है। उसमें दो एस्पेक्ट्स हम लोग बांट रहे हैं। पहला तो हो रहा है इसका फाइनल अकाउंट्स हम लोग सीखने वाले हैं कि ये फाइनल अकाउंट्स यानी अंतिम खातों में क्या क्या बनाएगा। दूसरा इसका कॉन्सेप्ट है जो फंड बेस, इस पर सेपरेट क्वेश्चन बनता है, ये सीखने वाले हैं इसमें। यानी इस चीज़ को करते करते ये पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे दिमाग में आता होगा सर ये सेवा कार्य में लगा हुआ है, ठीक है, वो कुछ करता होगा, डोनेशन देता होगा, वो भी करता होगा, लेकिन सर इसके पास पैसा आएगा तब तो खर्च करेगा, यानी दान देने के लिए भी पहले हमको दान मिलना चाहिए ना। तो ये जो जैसे एनपीओ है, जैसे बीइंग ह्यूमंस हो गया, बिल गेट्स फाउंडेशन हो गया, नीता फाउंडेशन जो अंबानी फाउंडेशन चलता है, ये लोग के पास क्या होता है, डोनेशन आता है। यानी पहले बोल सकते हैं इसका सोर्स, कि इसके पास सोर्स क्या है पैसा का, मतलब किसी भी ट्रस्ट के पास पैसा पहले कहाँ से आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले मान लेते हैं कि जो मेन सोर्स है इसके पास वो होता है डोनेशन का, यानी इनके पास पैसा आता है डोनेशन के रूप में सबसे ज़्यादा आता है। यानी ये चूँकि ये समाज में एक अच्छे काम में जुटे हुए हैं तो लोग इनको क्या बोलते हैं, डोनेशन देते हैं। फिर जैसे अगर आप क्लब है, क्लब अगर मेंबर बनना चाहते हैं, आप क्लब के किसी के मेंबर बने हुए हैं तो आपको मेंबरशिप फीस देना होगा, क्योंकि चलना उसको मेंटेन करने के लिए तो चलना ही पड़ेगा ना। तो वो मेंबर से आपको पैसा लेगा तभी तो ये चल पाएगा, यानी सेवा देने के लिए पहले इसके पास पैसा तो होना चाहिए। फिर हो सकता है जैसे गवर्नमेंट देखिए कि अच्छा काम है तो गवर्नमेंट ग्रांट इशू करती है, कभी कभी इसको लोन का जरूरत पड़ जाता है, ये लोन भी ले लेती है। तो ये सब मेन सोर्स यानी सब्सक्रिप्शन, ये सब क्या होता है कि मेजर सोर्स माना जाता है, स्रोत माना जाता है कि एक एनपीओ के पास, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा कहाँ से आती है, उसके पास फंड कहाँ से आता है। तो ये बोल सकते हैं यहाँ से मेन पैसा आता है। जैसे अगर हम स्कूल हैं तो स्कूल है तो मेरे पास जो स्टूडेंट फीस आता होगा वो मेरा एक मेजर कलेक्शन हो गया। क्लब है तो क्लब में हो सकता है एंट्री फीस हो, वो हो गया। यानी ये सबसे पैसा आएगा, पहले पैसा आएगा बाद में हम लोग खर्च करना सीखेंगे। ये सीखें हम लोग कि एक एनपीओ के पास किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बॉडी जो है आपका लॉ बॉडी, मेडिकल बॉडी, ये सब क्या होती है, ये सब ट्रस्ट समाज में उसी काम में लीन है। ये प्रॉफिट्स कमाने के लिए नहीं बैठी है, बट इसको चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, वो सब चीज़ ये मैनेज करती है। यानी किसी एनपीओ के बाद पैसा कहाँ से आता है ये आपको समझ में आ गया। आ रहे हैं हम अगले टॉपिक के जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में देखिए, फाइनल अकाउंट्स यहाँ फिर से वही अंतिम खाते, अंतिम खाते के रूप में इनको बनाना क्या पड़ता है। किसी भी स्कूल को तीन चीज़, किसी भी को कॉलेज यूनिवर्सिटी सब जो मेडिकल हो गया, इसको तीन चीज़ बनाना पड़ेगा फाइनल अकाउंट्स में। पहला होने वाला है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लास्ट में बनेगा बैलेंस शीट्स। यानी सर आप स्कूल हैं, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल है तो आप बच नहीं सकते हैं, आपको फाइनल अकाउंट्स तब भी बनाना पड़ेगा। जी हाँ, तब भी हमको बनाना पड़ेगा और बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। इसको धीरे धीरे हम लोग बारी बारी से देखेंगे। सबका आइडिया हम लोग को पहले ही लग चुका है, ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं 11th क्लास में, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पर चर्चा कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा समझने में। पहला जिसमें हम लोग पहला कॉन्सेप्ट उठाने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट्स का, पहला चीज़ उसका नाम है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। नाम से ही पता चल रहा है, इसका मतलब सर फाइनल अकाउंट्स में ये दिया होगा या हमको ये बनाना पड़ सकता है। जी, ये आपको दिया हो सकता है या बनाना पड़ सकता है। जर्नलिटी में आपको कोई दिक्कत अब नहीं होता होगा मेरे हिसाब से। अगर मान लीजिए कोई भी पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है तो उसका जर्नलिटी आप आसानी से कर पाते हैं। तो सर ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आखिर दिया क्यों होता है? ये पूरे साल का आपको समरी दिया होता है, पूरे साल का समरी दिया होता है। मतलब कि किसी मेजर ज़्यादा ट्रांजैक्शन तो होता नहीं है ना मेरे पास सेल और परचेज का, तो मेरे पास ये क्या होता है कि डिटेल दिया होता है कि पूरे साल भर में मेरे पास टोटल कलेक्शन कितना हुआ या टोटल एक्सपेंस कितना किया, हम खर्च कितना किए या पैसा मेरे पास कितना आया ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल में कितना पैसा आया या कितना पैसा गया, वो समरी हमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा पहले। यानी फाइनल अकाउंट्स में हमको तीन चीज़ बनाना है, ये मेरे दिमाग में सेट हो गया है। पहला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दूसरा रिसीट्स एंड पेमेंट और तीसरा बैलेंस शीट्स, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का। अगर आप 11th क्लास में कैश अकाउंट बना रखें तो ये उसी की तरह सेम चलेगा।
सेम रूल मतलब सर कैश अकाउंट में क्या आप सीखे थे? कैश अकाउंट में ये सीखे थे कि कैश जब इंक्रीज होता है तो डेबिट, कैश जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। इसका मतलब सर आप ये बोलना चाहते हैं कि रिसीट्स एंड पेमेंट का दूसरा नाम कैश अकाउंट है? जी बिल्कुल, समरी ऑफ कैश बुक, यानी इसको आप बोल सकते हैं ये कुछ नहीं, समरी ऑफ कैश बुक है, समरी ऑफ कैश बुक है। तो कैश बुक का तो मतलब समझ में आ गया ना, नोट, यानी कितना गांधी जी ड्यूरिंग द ईयर आए, यानी कैश का कलेक्शन या बैंक का कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर मेरा कितना हुआ और हम एक्सपेंस कितना किए, उसका यहाँ पे डिटेल दिया होता है। इसको बनाते समय आपका दिमाग में बात सेट हो जाती है कि दो कॉन्सेप्ट, एक कैश बेसिस और एक एक्रूअल बेसिस होता है। कैश बेसिस में फिर से आपको बता दें कि अगर कैश का फ्लो हुआ है शुड बी रिकॉर्डेड, अगर वो कैश बेसिस फॉलो हो रहा है तो आपको कैश का ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है केवल। अगर कैश आ रहा है तो हम रिकॉर्ड करेंगे, कैश जा रहा है तो रिकॉर्ड किया जाएगा। इसका मतलब रिसीट्स एंड पेमेंट को बनाते समय मेरे दिमाग में बात ये सेट हुआ है कि सर इसको बनाते समय हमको कैश बेसिस पे चलना पड़ेगा। कैश बेसिस का मतलब कि अगर इस साल से रिलेटेड है और पैसा नहीं मिला है फिर भी वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो, क्योंकि सर पैसा नहीं है ना, ये पैसा अकाउंट है। अगर पैसा आएगा तो हम लिखेंगे, पैसा नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि अपना रूल जो गोल्डन रूल हम लोग पढ़े हुए हैं एसेट्स का, एसेट्स और एक्सपेंस जब बिजनेस में इंक्रीज करेगा तो हम लोग डेबिट करते हैं, और बाकी तीन चीज़ आपका बच गया, कैपिटल, लायबिलिटी और गेन या इनकम। ये जब इंक्रीज करता है तो क्रेडिट करता है। उसी रूल पे मेरा ये रिसीट्स एंड पेमेंट चलता है, यानी रिसीट्स का मतलब पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट। ठीक है, कैश बेसिस समझ में आ गया। दूसरा क्या होता है, दूसरा इसका फीचर्स हम बात करें, एक तरह से रिसीट्स एंड पेमेंट का फीचर्स का चर्चा किया जा रहा है कि और इसमें क्या क्या होता है। इसको बनाते समय हम ये नहीं देखते हैं कि ये पैसा किस साल से रिलेटेड है, पैसा आ रहा है चुपचाप रिकॉर्ड कीजिए। वो मतलब जैसे मान लीजिए हम 2019 में बैठे हुए तो ये 2019 का लेजर हो गया, कैश का लेजर हो गया। तो सर 2019 में अगर मान लीजिए 2018 का कोई पेंडिंग पैसा आ रहा है तो क्या यहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जी रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि हम ये पैसा का अकाउंट बना रहे हैं, ये कैश अकाउंट है। अगर पैसा आया है इस साल में तो हमको रिकॉर्ड करना ही चाहिए। हम ये भूल जाएंगे कि वो किस साल से पैसा रिलेटेड है। हो सकता है 2019 में अगर हम बैठे हुए हैं तो 2018 का पैसा आ रहा हो, कोई बच्चा स्कूल फीस हमको 2019 का दे रहा हो, कोई मेंबर हमको फीस दे रहा हो 2019 का, और साथ साथ में वो 2020 का ही पैसा दे सकता है, उसके लिए हम उसको मना नहीं कर सकते। यानी कोई बंदा हमको एडवांस पैसा दे सकता है। यानी करेंट ईयर में क्या हो रहा है सो देखिए, करेंट ईयर में हम ये देख रहे हैं कि अगर पैसा आ रहा है चुपचाप आप रिकॉर्ड कर दीजिए। वो किसी भी साल से रिलेटेड हो सकता है, वो पिछले साल से रिलेटेड हो सकता है, आने वाले साल से रिलेटेड हो सकता है, बस रिकॉर्ड कर देना है। यानी अगर मान लीजिए हमको डोनेशन आया है तो सर डोनेशन आने से तो पैसा बढ़ा, चुपचाप रिकॉर्ड कर दीजिए। सर लेकिन डोनेशन में पिछला भी तो है, 2000 हो सकता है। कोई सब्सक्रिप्शन है, सर सब्सक्रिप्शन में ऐसा हो सकता है कि 2019 का पैसा तो आए, साथ में 2018 का भी आएगा, 2020 का भी आएगा। इससे क्या समझ रहे हैं कि सर ईयर नहीं देखना है, इसको बनाते समय ये नहीं देखना कि किस साल का पैसा आ रहा है। बट एक्रूअल बेसिस यहाँ हमको रेस्ट्रिक्ट करेगा। जब एक्रूअल बेसिस बनाएंगे उस पर इनकम एंड एक्सपेंस, तो वहाँ पे पता चलेगा कि हम एक्रूअल बेसिस के हिसाब से वहाँ काम करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ क्या समझना है, क्रक्स क्या निकल रहा है। सर फाइनल अकाउंट्स में हमको तीन चीज़ बनाना है। एक रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है जो ठीक कैश अकाउंट की तरह चलेगा, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे और एक बैलेंस शीट्स बनाएंगे। रिसीट्स एंड पेमेंट में तीसरा फीचर्स क्या हुआ, पहला फीचर कैश बेसिस पे चलता है, दूसरा फीचर्स पे हम चर्चा कर रहे हैं। सर कैश अकाउंट है तो इसका ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, यानी पहले से पिछले साल का क्लोजिंग कैश कुछ होगा या क्लोजिंग बैंक बैलेंस होगा, उसको उठा के हमको इस साल में लाना पड़ेगा। यानी इसका ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, वो कैश में हो सकता है या बैंक में हो सकता है। फिर ड्यूरिंग द ईयर जहाँ जहाँ से पैसा आया हो हमको पैसा बढ़ाना पड़ेगा। फिर लास्ट में खर्च करने के बाद जो पैसा बच जाएगा उसको आप क्लोजिंग बैलेंस बोलोगे। यानी इसका दूसरा फीचर कि इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होता है। तीसरा फीचर्स इसमें क्या सर, एडजस्टमेंट होता है। एडजस्टमेंट का मतलब क्या, अलग से हमको कुछ जोड़ना घटाना पड़ता है? जी नहीं, इसमें एडजस्टमेंट की कोई प्रक्रिया नहीं होती, क्योंकि ये सिंपली कैश बुक पे, कैश बेसिस पे चलती है। अगर पैसा आया है तो हमको पैसा बढ़ाना है। देखिए इधर लिखने से मतलब होता है पैसा आया, इधर लिखने का मतलब पैसा गया। तो इस रूल पे
ठीक है, इस रूल पे। एसेट्स मतलब कैश एसेट्स हो गया, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। ओपनिंग सर रिसीट्स एंड पेमेंट से आखिर पता क्या चलेगा? वो तो क्लोजिंग पता चल गया ना अपने पास कि यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आता है। फिर ये बनाते क्यों है सर? क्योंकि इसी को देख के हमको अगला इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट्स बनाना पड़ता है। इसी को देख के हम बनाएंगे। मेरे हिसाब से रिसीट्स एंड पेमेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे ये एक फॉर्मेट है आपका रिसीट्स एंड पेमेंट्स का, जो कैश बेसिस को फॉलो करके चलती है। इसमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होगी। इसका नेचर जो बात करेंगे, अगर नेचर का बात करेंगे तो ये रियल अकाउंट होते हैं। रियल अकाउंट मतलब कि इसका क्लोजिंग बैलेंस अगर बचेगा तो वो अगले साल जाएगा, ये इस साल ख़त्म नहीं रहती है। मतलब एसेट्स अकाउंट को रियल अकाउंट हो जाता है। इसमें करने क्या वाले हैं, जैसे मान लीजिए कोई गारंटी कीजिए कि ट्रस्ट के पास पैसा आया डोनेशन के नाम से, तो उसका गारंटी क्या होगा? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है कि कैश आ रहा है या बैंक आ रहा है, तो एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट, एसेट्स बढ़ा यानी कैश नाम का एसेट्स बढ़ा तो उसको हम डेबिट कर दिए। मान लीजिए 1 लाख रुपया टू डोनेशन, तो इसका पोस्टिंग आप बता पाइएगा। ये कैश अकाउंट्स का ही दूसरा नाम है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि क्या ये पूरे ड्यूरिंग द ईयर ऐसा जनरेट होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन। तो उसका ये सारे जनरेट का एक्यूमुलेट फिगर यानी टोटल, चूँकि ये नाम ही है समरी ऑफ कैश बुक, यानी डोनेशन के नाम से टोटल कितना कलेक्शन आया है उसको हम एक जगह रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो सर पैसा आने से पैसा बढ़ा ना, ये पैसा अकाउंट है, कैश अकाउंट है, तो यहाँ लिख देंगे डोनेशन के नाम से पैसा आया है। पहले से कुछ पैसा होगा तो सर लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। जहाँ जहाँ से पैसा हो सर, रेवेन्यू नेचर का पैसा हो तो चाहे कैपिटल नेचर का पैसा हो तो, उस पर बाद में बात करेंगे। रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर पे चर्चा होते रहेगा। यानी ये रेवेन्यू और कैपिटल दोनों नेचर का बात करता है। यानी कहीं से ही पैसा आया हो, पैसा आ रहा है ना, ये भूल जाना है कि वो रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है। पैसा जा रहा होगा तो इधर, पैसा आ रहा होगा तो इधर, चूँकि ये पैसा अकाउंट है। और जहाँ भी खर्च करे होंगे आपको ये देखना चाहिए कि ट्रस्ट के पास, स्कूल के पास, कॉलेज के पास पैसा आ रहा है, किसी भी साल से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी नेचर का हो सकता है, इस साल से भी रिलेटेड हो सकता है, आने वाले सालों से भी रिलेटेड हो सकता है। क्योंकि इसको बनाते समय हम वो सब चीज़ नहीं देखते हैं, क्योंकि ये कैश बेसिस को फॉलो करके बनाते हैं। पैसा आया, पैसा बढ़ा दिए, पैसा खर्च करते समय भी वही चीज़ देखना नहीं है कि कहाँ खर्च हो रहा है, बस जिस पर्पस के लिए बने हैं उसी पर्पस में खर्च होना चाहिए। यानी सेवा के लिए बने हैं तो सेवा भाव से ही खर्च करना है सब चीज़। ये नहीं कि पर्सनल फ़ायदे के लिए नहीं करना है। सैलरी यानी किसी को मेंटेन करना हो तो रखना होगा, रेंट वगैरह कहीं दिए होंगे वो जा रहा होगा, कोई बिल्डिंग खरीद लिए हैं वो जा रहा होगा। सर यहाँ मतलब आप बोलना चाहते हैं कि दोनों चीज़ आ रहा है, रेवेन्यू नेचर का भी आ रहा है और कैपिटल नेचर का। जी, इसको बनाते समय हम नहीं देखते हैं कि पैसा किस नेचर से खर्च हो रहा है। अगर वो रेवेन्यू यानी इस साल से रिलेटेड है उसको भी दिखाना है, एसेट्स है उसको भी दिखाना है। यानी एक्सपेंस किसी भी नेचर का हो सकता है। एक्सपेंस का आपका 2 टाइप होता है, ये पहले ही आप लोग 11th में देखे होंगे। एक्सपेंस का 2 नेचर होता है सर, एक होता है रेवेन्यू नेचर और दूसरा होता है कैपिटल नेचर। दोनों में अंतर क्या है? देखिए दोनों में अंतर क्या है यहीं से आपको पता चल जाएगा। ये रेवेन्यू नेचर का है, यानी वैसा एक्सपेंस जिसका बेनिफिट्स आपको सेम ईयर में मिल जाएगा, यानी उस खर्चे का फ़ायदा आपको आने वाले वर्षों में नहीं मिलने वाला है। वैसे एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको बोलते हैं वैसा एक्सपेंस जिसका बेनिफिट्स आपको इस साल तो अगले साल भी मिलना है, यानी आने वाले सालों में मिलता रहेगा। तो उस टाइप के एक्सपेंडिचर को या एक्सपेंस को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस बोलते हैं।
यानी आपको क्या समझ में आया कि एक्सपेंडिचर सर किसी भी टाइप का हो सकता है। यहाँ देखना है कि पैसा जा रहा है, रिकॉर्ड कर देना है, क्योंकि पैसा, क्योंकि ये रिसीट्स एंड पेमेंट पैसा अकाउंट है ना, तो पैसा जा रहा है दिखाना है। ये नहीं देखना है कि रेवेन्यू नेचर का है कि कैपिटल नेचर का है, ठीक है। लास्ट में सारा करने के बाद जो पैसा बच जाएगा उसको बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस, वो रिकॉर्ड हो जाएगा। ये एक क्रक्स है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स का। चूँकि सर इसको बनाना इसलिए पड़ता है क्योंकि हम इसी को देख के बनाने वाले हैं आगे का चीज़, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट्स इसी को देख के बनाया जाएगा। क्योंकि मेरे पास जब 11th क्लास में थे तो पीएल और बैलेंस शीट्स बनाने के लिए हमारे पास क्या होता था, उस समय किसको बनाते थे? सबसे पहले आप जर्नल बनाते थे, फिर लेजर बनाते थे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते थे, और इसको देख के हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाते हैं। यानी हमको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाने के लिए किसी पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था। यानी फाइनल अकाउंट्स 11th में, यानी प्रॉफिट एंड लॉस के लिए बनाने के लिए भी हम किसी पे डिपेंडेंट थे। उस समय हम ट्रायल बैलेंस पे डिपेंडेंट थे, वो लेजर पे डिपेंडेंट था, वो जर्नल पे डिपेंडेंट था। तो हमको उतना चीज़ यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ भी हमको फाइनल अकाउंट्स बनाना है, बट उसके लिए हम डिपेंडेंट किसके लिए होने वाले हैं? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। यानी ये समरी ऑफ कैश फ्लो हमको पूरा डिटेल दे देगा और साथ में कुछ अलग से एडजस्टमेंट देगा, उसका यूज करके हम फाइनल अकाउंट्स को यहाँ प्रिपेयर कर पाएंगे। ये एक समरी है आपका रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। आई होप समझ में आया होगा। इस पे आप सम बनाने का कोशिश कीजिएगा। आपको केवल ये समझना है कि ट्रस्ट के पास, स्कूल के पास पैसा आ रहा है कि जा रहा है, बस इतना सा आपको सोचना है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू आपको स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है कि स्कूल में पैसा का एंट्री हो रहा है कि पैसा का आउट हो रहा है। बस इतना करके आप सारा सम सब कर पाएंगे, और बाद में हम लोग देखेंगे कि इसको देख के अगला स्टेप जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट्स का होगा उस पर हम लोग आगे ग्रेजुअली चर्चा करेंगे, ठीक है।